नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। उसकी वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां होती हैं, एक अच्छी स्थिति होती है और दूसरी निरक्षी स्थिति होती है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण ज्ञात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण तो मान ले रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है और पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको भी बताया था। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का नाम AB है। ठीक है, यहाँ पर आप B पॉइंट है, ये वैद्युत द्विध्रुव AB है और ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। अब वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने वैद्युत द्विध्रुव पर बिंदु A पर -q आवेश लिया है प्लस, और बिंदु B पर +q आवेश लिया है। इसकी मध्य बिंदु से जो बिंदु P की दूरी है अच्छी स्थिति में वो है आपकी r। तो अगर हम बिंदु A से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना चाहे तो बिंदु A से P तक की जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी वह हो जाएगी r, और r में ये l जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी r + l। तो बिंदु हम कह सकते हैं A से P तक की दूरी हो जाएगी r + l। अब वही बिंदु B से अगर आप P तक की दूरी निकालेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस है r में से ये छोटा वाला l आप क्या करिए निकाल दीजिए, तो यह दूरी हो जाएगी r - l। ठीक है, r - ये हो जाएगा l। तो ये r + l आपका -q आवेश से डिस्टेंस निकला है, r + l आपका जो है +q डिस्टेंस से आपकी दूरी निकली है। तो हमने लिख दिया है कि चित्रानुसार चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख रहे हैं +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। देखिए ये +q आवेश है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है E1, और -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है, और इन दोनों की परिणामी तीव्रता बिंदु P पर E है। ठीक है, यहाँ +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी, -q के कारण आकर्षण होगा, E2 होगी, और इन दोनों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो +q आवेश के कारण यहाँ से हम ले रहे हैं आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई ε0, यहाँ पर है +q बट्टे बीच की दूरी +q से आप लेंगे तो आपको मिलेगी r - l। तो हम लिखेंगे r - l का होल वर्ग। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिख रहा है -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी E2। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0, यहाँ पर हो जाएगा -q बट्टे r + l, यहाँ -q से दूरी हो जाएगी r + l का होल वर्ग। तो परिणामी तीव्रता हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा E1 + E2। अब देखिए E बराबर आप निकाल रहे हैं तो E1 का मान है 1/4 पाई ε0 +q बट्टे r - l का होल वर्ग, प्लस E2 का मान है 1/4 पाई ε0
माइनस क्यू बट्टे आर माइनस सी एल का होल ऑफ वर्ग। अब इन दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसे कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू, ये आप प्लस क्यू कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से आपका बचेगा 1/r माइनस सी एल का होल ऑफ वर्ग प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/r, ये प्लस यल है, सॉरी ये प्लस यल है और ये है माइनस क्यू के कारण जो है डिस्टेंस जो है नहीं, एक ये जो है माइनस क्यू, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस क्यू आया इसके कारण आर माइनस यल है, E2 जो है आर प्लस यल है तो यहाँ पे आर माइनस यल, ठीक है, और ये जो दूरी है आर प्लस यल है, आर प्लस एल का होल ऑफ वर्ग। फिर ये गुणा होगा तो E= हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू बट्टे ये हो जाएगा आर प्लस यल का होल ऑफ वर्ग, यहाँ माइनस है तो माइनस आर प्लस माइनस एल का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा वर्गांतर का, और ये हो जाएगा a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में, तो a² माइनस b² का होल ऑफ वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका विस्तार करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab, फिर माइनस है तो माइनस कोष्टक में r² प्लस l² माइनस 2rl बट्टे ये हो जाएगा आपका r² माइनस l² का होल ऑफ वर्ग। अब यहाँ पे लिख दे रहा है, ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह को बदल देगा, तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू, और ये हो जाएगा r² प्लस l² प्लस 2rl, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस r² माइनस l² और प्लस ये माइनस जाएगा 2rl बट्टे ये हो जाएगा r² माइनस l² का होल ऑफ वर्ग। देखिए ये r² से ये r², l² से ये l² कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू इंटू ये बचेगा 4rl बट्टे r² माइनस l² का होल ऑफ वर्ग। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखेंगे, यदि r² इज ग्रेटर देन l², तब हम लिखेंगे l² को छोड़ने पर, l² को आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो l² को छोड़ने पर तो E= हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू इंटू इसको लिख रहे हैं 2r इंटू 2l, ठीक है, 2r इंटू 2l लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा r² छोड़ दोगे तो r² का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा E= 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब ये लिख दे रहा है q, ठीक है, इंटू ये 2l एक साथ में लिख दे रहा है, 2l एक साथ में इंटू 2, और बचा कितना है r। अब ये हो जाएगा r पे 4 से कैंसिल होगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, और आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणे 2l, Q गुणे 2l, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे द्विध्रुव आघूर्ण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पहले आ गया 2 और इसके टोटल की वैल्यू हो गया P बट्टे क्या हो गया r का Q। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले हम लोग, इसके बाद जो है हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो है हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि चित्र में हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी और इसका मध्य बिंदु है ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर -q आवेश लिया है और यहाँ पर +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। E1 के दो घटक हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, दूसरा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। अब -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस तरफ है, तो उसके दो घटक ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा और क्षैतिज घटक E2 cos थीटा। तो दोनों घटक एक ही दिशा में है, इसीलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस तरफ ज्यादा होगा। तो वही हमने लिख दिया है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पर हमने कॉमन किया है तो E1 प्लस E2 cos थीटा है। अब देखिए ये मध्य बिंदु है, तो POB या PAO दो त्रिभुज बन रहे हैं और त्रिभुज में ये वाली दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का कार्य पड़ता है। तो हमने यहाँ की दोनों की दूरियों को निकाल लिया है पाइथागोरस प्रमेय से। ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब ये है, आधार का वर्ग ये है और वर्ग उधर जाएगी तो कर्णी, तो ये बीच की दूरी हमने निकाल ली है। अब +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए या -q आवेश के कारण, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही होंगी क्योंकि ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगा। तो हम निकाल ले रहे हैं कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 प्लस q बट्टे बीच की दूरी है √r² प्लस l² का होल ऑफ वर्ग। और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई ε0 प्लस q बट्टे r² प्लस l²। ठीक है, तो E1 और E2 दोनों सेम है, तो E1 की वैल्यू भी वही रखना है, E2 की वैल्यू आपको क्या करना है, वही रखना है। तब आप लिखेंगे परिणामी तीव्रता E1 और E2 बराबर है, तो E बराबर आपका हो जाएगा, E1 की वैल्यू भी E है, ठीक है, E1 मान लीजिए, E1 तो E ही है, E1 ही है, और E2 इक्वल टू आप E1 मान रहे हैं तो E1, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो E1 और E1 जुड़ करके हो जाएंगे 2E1, तो E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो E1 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 1/4 पाई ε0 प्लस q बट्टे बीच की दूरी हो जाएगी r² प्लस l²। ठीक है, r² l² इंटू ये हो जाएगा cos थीटा। अभी आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज मान लीजिए ले रहे हैं POA से आपको चाहिए cos थीटा। cos थीटा का मतलब होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका है l और कर्ण आपको मालूम है, तो हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा बराबर, पास में ही लिख ले रहे हैं, cos थीटा बराबर आधार की वैल्यू है l और कर्ण की वैल्यू है r² प्लस l²। अब आ जाइए समीकरण नंबर 1 में सभी मानों को रख दीजिए। समीकरण 1 से हम चलेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 पाई ε0, ये हो जाएगा 2q बाई r² प्लस l², और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी l इक्वल टू l/√r² प्लस l²। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं।
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2QL इक्वल टू यहाँ पर P होता है। तो आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2Q इक्वल टू L। तो ये टोटल वैल्यू हो गई 2QL। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये टोटल आ गया आपका P। देखिए 2Q इंटू L द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और इसको आप सॉल्व करेंगे R² प्लस L²। करनी का मतलब होता है 1/2 की घात R² L² के पावर 1/2। अब देखिए इस पे 1 लिखा है प्लस 1/2 इक्वल टू हल करने पर होगा 3/2। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। P आधार समान है, घातों को हमने जोड़ लिया है, तो R² प्लस L² के पावर 3/2। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि R इज ग्रेटर देन अच्छी स्थिति की तरह L², तब L² को छोड़ने पर जब L² को छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R का स्क्वायर के पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R का क्यूब। तो ये आ गया आपका निरक्षीय स्थिति कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल हम लोग जो है इसके अगले पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।